दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन थे 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 16 सितंबर। आप में से कई व्यूअर्स ने इसका एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सभी देशों को ओजोन परत के संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। आपको बता दें कि वर्ष 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रोटोकॉल को चिन्हित करने के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। पहला ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 16 सितंबर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है ई बाल निदान पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान को नया रूप दिया गया है। अब यह पोर्टल किशोर न्याय, पॉक्सो, श्रम, शिक्षा आदि जैसे विषयों में शिकायत की प्रकृति के आधार पर शिकायतों का विभाजन करेगा। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। इसमें शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर की जा रही कार्रवाई के बारे में ईमेल या फिर SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंगन 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किससे संबंधित है। जीरो कार्बन ट्रांजिशन, रोबोटिक्स का विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डीप स्पेस एक्टिविटीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जीरो कार्बन ट्रांजिशन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। इस सम्मेलन की थीम मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स है, इसलिए विकल्प ए सही है। आंगन का पूरा नाम ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट है। आंगन 2.0 का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE द्वारा इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट यानी बीप के तहत स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन SDC के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक स्वस्थ इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, जिसका उल्लेख ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट और पंचामृत पर चर्चा के दौरान किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जीरो कार्बन ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है गिनी की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अटलांटिक महासागर। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप INS तरकश समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए गिनी की खाड़ी यानी GOG में मिशन पर तैनात है। गिनी की खाड़ी पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र से दूर पूर्वी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियों में वोल्टा और नाइजर शामिल हैं। इसमें गिरने वाली नदियों और उच्च वर्षा के कारण इसके जल में अपेक्षाकृत कम लवणता पाई जाती है। बाइट ऑफ बोनी और बाइट ऑफ बेनिन क्षेत्र गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। ये बाइट अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट के पश्चिमी किनारे का निर्माण करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1894, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1896 या फिर ऑप्शन डी 1897। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1897।
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामकृष्ण मिशन एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक आध्यात्मिक संगठन है। यह भारत में व्यापक शैक्षिक और परोपकारी कार्य करता है, जबकि पश्चिमी देशों में अद्वैत वेदांत के एक आधुनिक संस्करण की व्याख्या करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1897 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, के पास स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1897। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आंध्र प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का दौरा किया। इसलिए विकल्प डी सही है। यह अत्याधुनिक संयंत्र चेन्नई स्थित मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। यह संयंत्र तिरुपति में स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों में से एक में स्थित है। वर्तमान में संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 270 मेगावाट प्रति घंटा की है और यह 10 एम्पियर प्रति घंटा की क्षमता वाली 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। इन सेलों का उपयोग पावर बैंक में किया जाता है और यह क्षमता भारत की वर्तमान जरूरतों का लगभग 60% है। वर्तमान में भारत लिथियम आयन सेल की अपनी कुल जरूरतों की पूर्ति मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से आयात के जरिए करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, LKCA-15 क्या है? असॉल्ट राइफल, सुपर कंप्यूटर, ह्यूमनॉइड रोबोट या फिर प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क। हाल ही में हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने नवजात ग्रहों का पता लगाने के लिए एक नई विधि विकसित की है। वैज्ञानिकों ने LKCA-15 नामक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क की जांच करके अपना शोध शुरू किया था। इसलिए विकल्प डी सही है। यह डिस्क हमारे ग्रह से लगभग 518 प्रकाश वर्ष दूर वृषभ नक्षत्र की दिशा में स्थित है। वैज्ञानिकों ने ग्रह निर्माण के साक्ष्य का पता लगाने के लिए ALMA ऑब्जर्वेटरी के अवलोकनों का उपयोग किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा SNR 0519 69.0 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, जीन एडिटिंग टूल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर सुपरनोवा अवशेष? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सुपरनोवा अवशेष। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुपरनोवा के अवशेषों का अध्ययन करने वाले खगोलविदों को ऐसे सुराग मिले हैं जो तारे की मृत्यु की टाइमलाइन निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। SNR 0519 69.0 सुपरनोवा का अवशेष है जो एक सफेद बौने तारे के विस्फोट से निकला है। इसलिए विकल्प डी सही है। यह लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में स्थित है। नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के अनुसार एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचने के बाद तारा एक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट से गुजरता है। तारे आमतौर पर एक साथी तारे से पदार्थ खींचकर या किसी अन्य बौने तारे के साथ विलय करके ऐसा करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सुपरनोवा अवशेष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड किट रिज का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जंगल, USA में एक रिज, कछुआ या फिर रॉक? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रॉक। हाल ही में नासा के परसीवरेंस रोवर ने एक वीडियो के जरिए मंगल ग्रह के जजेरो क्रेटर में वाइल्ड कैट रिज को दिखाया। वाइल्ड कैट रिज लगभग 3 फीट चौड़ी एक चट्टान या रॉक है जो संभवतः अरबों साल पहले मिट्टी और महीन रेत से बनी थी। इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि नासा का परसीवरेंस रोवर का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन सूक्ष्म जीवों के जीवन के संकेतों की तलाश करना है। यह मंगल पर प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेत खोजने के लिए रॉक कोर नमूने एकत्र कर रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रॉक। अगला प्रश्न है, इनसाइट 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर, देहरादून, नागपुर या फिर नई दिल्ली? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नई दिल्ली।
हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL द्वारा इनसाइट 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शक्ति फाउंडेशन द्वारा समर्थित वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया यानी WRI इंडिया के साथ साझेदारी में किया गया था। इसका पूरा नाम इनसाइट 2022 हरित एवं स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इस सम्मेलन से पहले विश्व बैंक द्वारा कार्बन वित्त पोषण पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में भारत के महत्वाकांक्षी हरित परिवहन लक्ष्यों के वित्त पोषण के लिए अभिनव समाधानों पर चर्चा की गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नई दिल्ली। चलिए अब वक्त हो चला है इस एपिसोड के आखिरी प्रश्न का। तो आखिरी प्रश्न है, डेनोस प्लेक्सीपस प्लेक्सीपस क्या है? हॉर्नेट, सांप, इच्नोडर्म या फिर तितली? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तितली। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में प्रवासी मोनार्क तितली को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रवासी मोनार्क तितली यानी डेनोस प्लेक्सीपस प्लेक्सीपस को अमेरिका में 4000 किलोमीटर की वार्षिक यात्रा के लिए जाना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह मोनार्क तितली डेनोस प्लेक्सीपस की एक उप प्रजाति है। अमेरिकी महाद्वीप में पिछले एक दशक में इस तितली की आबादी में 23 से 72% की गिरावट देखने को मिली है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तितली। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, लाचेन मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए सवालों और नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।